मैं हूँ अमी अंतर्ध्वनि से। आज हमारा जो सेशन है वो बैक पेन के बारे में है। क्या क्या दिक्कतें आती है पेशेंट्स को, कौन सी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं हम लोग, क्या कारण है, वो सब हम लोग को डॉक्टर विष्णु और डॉक्टर ऋत्विज मिलके बताएंगे इन डिटेल में। विष्णु सर। हेलो अमी। हेलो सर। गुड इवनिंग, थैंक यू। सो आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट थिंग पहला तो बैक पेन। बैक पेन बेसिकली कितने टाइप का बैक पेन है, कितना कॉमन है, और एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो अपना मेन उद्देश्य है मीटिंग का और यहाँ अपनी पेशेंट जो ग्रुप है, इसमें बैक पेन का कितना रोल है और कितने ये दूसरे बैक पेन से कितना डिफरेंट है। तो बेसिकली इसलिए हम इस पे हम लोग मैं और ऋत्विज दोनों फोकस करेंगे और इसके बारे में जितना हो सकता है क्लियरिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पेन से स्टार्ट करते हैं। तो बैक के पेन के लिए पहले मैं ऋत्विज को ऋत्विज ने कुछ स्लाइड्स और कुछ जस्ट 5 मिनट्स के लिए आपको बताएगा कि रूटीन बैक पेन क्या होता है, क्या कारण से होता है और उनमें क्या ध्यान रख सकते हैं। तो डॉक्टर ऋत्विज। Good evening, sir. Thank you, Ami. Let's start the topic today. Back pain मतलब कमर का दर्द। कमर का दर्द बहुत कारणों से होता है। एक नॉर्मल आदमी अपने जिंदगी के दरमियान 60 से 70% चांस होता है कि उसे अपने कमर का दर्द कभी ना कभी होगा। कमर का दर्द बहुत सारी चीजों में होता है। हम अलग अलग हेडिंग के अंदर कंसिडर कर सकते हैं, पर दर्द शुरू कहाँ से होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, उसमें 5 मेन चीजें आती हैं। कमर की मांसपेशियों से दर्द आ सकता है, कमर की डिस्क में से दर्द आ सकता है, हड्डियों में से दर्द आ सकता है, कमर की जो नस होती है जिसे हम इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वहां से दर्द आ सकता है, या कमर के जोड़ों में से दर्द आ सकता है। मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूं उस चीज की। ये जो है कमर का मांसपेशियों का दर्द है। आप देख सकते हैं ये इमेज में कि जो कमर है उसके पीछे मसल्स अटैच्ड होते हैं। सबसे आम कारण है कमर के दर्द का मांसपेशियों में से आने वाला दर्द। जो कमर का दर्द होता है, ये सबसे मस्कुलर कॉज आर सबसे कॉमन कारण होते हैं। ये भारी या एकदम तेजी से वजन उठाने के कारण, एकदम तेजी से खड़ा होने के कारण हो सकता है। काफी पेशेंट्स होते हैं जो गलत मुद्रा में बैठते हैं, आगे झुक के बैठते हैं, कुर्सी में नीचे सरक के बैठते हैं, इसके कारण भी ये दर्द हो सकता है। ये ज्यादा तेज दर्द नहीं होता है मांसपेशियों का। आप एक ट्रीटमेंट करो तो 1 महीने के अंदर ये कंप्लीटली क्योर हो जाता है। मांसपेशियों के दर्द के लिए कसरत करनी पड़ती है, कसरत करने से कंट्रोल हो जाता है। कई बार शिकायत देनी पड़ती है, या बैठने के ढंग बदलने की एडवाइस के कारण भी, सिंपल से सिंपल एडवाइस के कारण भी मांसपेशियों का दर्द कम हो जाता है। दूसरी जगह है जहां से दर्द उत्पन्न होता है वो डिस्क है। आप इमेज में देख सकते हैं कि जो 2 हड्डियां हैं उनके बीच में एक रबर के गत्ते जैसा डिस्क होता है। हम जब चलते हैं, खड़े होते हैं, काम करते हैं, तब ये डिस्क शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अगर कोई भारी वजन उठाए तो ये डिस्क सरक के अपनी जगह से हट जाती है, या तो वो पिचक जाती है, जिसके कारण पीछे ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है इस तरह का बल्ज हो जाता है। इसके कारण भी दर्द हो सकता है। उम्र के कारण डिस्क घिस भी जाती है, कई बार फट भी जाती है, ये भी दर्द का कारण हो सकता है। जनरली डिस्क का जो दर्द होता है वो 50 की उम्र के बाद देखा जाता है, क्योंकि ये घिसाव के साथ एसोसिएटेड है। हालांकि यंग में भी ये हो सकता है, अगर एक्सीडेंट हुआ हो, कोई जोरदार ट्रॉमा हुआ हो, छत से गिर गए हो, खड़े पोजीशन में गिरे हो, 50-60 किलो डेली रेगुलरली आप वजन उठाते हो, तो ये जल्दी भी हो सकता है। तीसरा कारण है हड्डी का दर्द। रीढ़ की हड्डी, जैसे आप जानते हो कि मल्टीपल हड्डियों से बनी होती है। ये हड्डियां जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो कमजोर होते जाते हैं हड्डियां। इसीलिए अपने वजन के कारण भी कई बार फ्रैक्चर हो जाता है। कई बार ट्रॉमा, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, लग जाए, पीठ पे कोई घाव हो जाए, उसके कारण भी ये फ्रैक्चर हो जाती है। एंड फ्रैक्चर का पेन बहुत सीवियर होता है। जैसे बॉडी की हर जगह में फ्रैक्चर होता है, पेनफुल होता है, उसी तरह कमर की हड्डियों का दर्द भी काफी पेनफुल होता है। ये जनरली, अगर ये हड्डियों की कमजोरी उम्र के कारण, कमजोरी के कारण हो रहा है, तो ये 50 के बाद ही होता है जनरली। पर हमारे जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, हड्डियां एक दूसरे से चिपक जाती हैं।
जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मल्टीपल हड्डियों के चिपक जाने के बाद भी थोड़ा मूवमेंट होने के कारण जैसे ये लेवल पे फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है, उस तरह से हड्डी एक ब्रेक हो जाती है। उसके कारण एकदम सीवियर पेन होता है एंड ये पेन इतना सीवियर होता है कि आपको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। ये इसमें आराम एडवाइस करते हैं। मामूली फ्रैक्चर हो तो सिकाई से भी काम होता है। कई बार बोन स्ट्रेंथ करने वाली दवाइयां जो होती हैं जिससे बोन मजबूत होते हैं वो भी हम यूज करते हैं ऐसे पेशेंट। ये कई बार बहुत ज्यादा सीवियर हो, नस दबने लग जाए तो हमें फ्रैक्चर में सर्जरी का भी ऑप्शन खुला रखना पड़ता है। ये है नस, जो हम जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी के बीच में एक कैनाल जैसी होती है, उसमें से नस जाती है। ये जैसे जैसे हम उम्र बढ़ती जाती है, डिस्क अपनी जगह बढ़ाता जाता है, डिस्क प्रोलैप्स होती जाती है, तो कई बार यह होता है कि जो बीच में से जाने वाली नस होती है वो दबने लग जाती है। नस का काम है पैरों से टच, पेन, ये सारे सिग्नल्स लेके दिमाग तक पहुंचाना। अगर ये नस दबने लग जाए तो वो जहां जहां जाती है वहां वहां पेन करने लग जाती है। जैसा कि इमेज में दिखाया है, ये सायाटिक नर्व है। ये कमर से निकलते हुए पीछे से जाते हुए, पैर से जाते हुए एकदम हील और उंगलियों के आगे तक जाती है। अगर ये कमर में दबने लग जाए तो इसके कारण ये सारी ही चीजें स्टिमुलेट होने लग जाती है, सारी ही चीज दंदनी होने लगती है, सुन्नपन आ जाता है कई बार और दर्द होने लग जाता है। अब ये अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो तो दोनों साइड पे भी आ सकता है। दोनों साइड पे जब आता है तो पेशेंट इतने कमजोर हो जाते हैं कि उनको व्हीलचेयर पे आ जाना पड़ता है। कई बार पेशाब तक नहीं जा पाते हैं, इतना सीवियर भी स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन भी होता है। ऐसे चीजों में सर्जरी ही काम आती है एंड में। तो नेक्स्ट है जोड़ों का दर्द। कमर में आगे डिस्क तो है ही, पर पीछे डिस्क के पीछे यहाँ पे भी एक जॉइंट रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो वर्टिब्रल कॉलम, दो जो रीढ़ की हड्डी के हैं बोन्स, वो एक दूसरे के साथ एक जॉइंट बनाते हैं। ये जॉइंट का भी अगर इन्फ्लेमेशन हो, ये जॉइंट का भी अगर डिसीज हो तो उसमें पेन होता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी ये जोड़ इन्वॉल्व होते हैं। उम्र के कारण घिसाव में भी ये जोड़ में दिक्कत होती है। तो ये जॉइंट हैं छोटे, कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, पर वो पेन के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। पेन के मुख्य कारणों में से एक ये है। दूसरा, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों के बीमारी की शुरुआत सैक्रोइलियाक जॉइंट से होती है। ये सैक्रम बोन है, ये इलियाक बोन है। दोनों के बीच में जो जॉइंट है उसे सैक्रोइलियाक जॉइंट कहते हैं। यहाँ से दर्द हो, अगर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी बढ़ी हुई है, कंट्रोल में नहीं है, तो ये दर्द यहाँ से शुरू होता है और फिर ऊपर की तरफ फैलता है और दिक्कत करता है। सो कुल मिला के ये 5 मेन कॉजेज आते हैं दर्द के। दर्द हम टाइम के इंटरवल पे भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर 1 महीने से शॉर्ट दर्द है तो हम उसे अक्यूट या तीव्र शुरुआत का दर्द कहेंगे। सब एक्यूट मतलब माइल्ड पेन है पर लंबा चलने वाला दर्द है। जो सबसे लंबा चलता है उसे 3 मंथ से ज्यादा का ड्यूरेशन में क्रोनिक पेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ हमारे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट ये ग्रुप में आते हैं, क्रोनिक वाले ग्रुप में आते हैं। फ्रैक्चर कहें या नस दबने वाला दर्द कहें या इन्फेक्शन कहें, ये सारे एक्यूट वाले केसेस में दर्द आते हैं। सब एक्यूट मतलब उम्र के कारण घिसाव होने वाला, हड्डियों की कमजोरी के कारण पिचक के होने वाला फ्रैक्चर, ये सारे सब एक्यूट से क्रोनिक के कॉजेस में आते हैं। ये सब में फर्क कैसे करें? मरीज को हम एग्जामिन करते वक्त कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये आर्थराइटिस के कारण, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी के कारण दर्द हो रहा है या और कोई कारणों से हो रहा है? तो ये जैसे 5 कारण हैं जो मेन हमारे दर्द के, उनमें से ये जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है वो सबसे अलग होता है। ये दर्द को हम इन्फ्लेमेटरी बैक पेन कहते हैं और बाकी सारे जो दर्द हैं वो नस दबने के कारण, डिस्क घिसने के कारण वो सब होते हैं, इसलिए वो मैकेनिकल तरह के दर्द कहे जाते हैं। जो इन्फ्लेमेटरी पेन होता है वो सुबह जकड़न के साथ आता है। मैकेनिकल दर्द काम करने से बढ़ता है और जो आर्थराइटिस का या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी का जो दर्द है वो आराम करने से कम होता है, आराम करने से बढ़ता है और मैकेनिकल काम करने से बढ़ता है। जो इन्फ्लेमेटरी बैक पेन है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, वो रात के दरमियान बढ़ने लगता है। कई बार पेशेंट टिपिकली कहते हैं कि रात को करवट बदलने में दिक्कत हो रही है। मैकेनिकल पेन क्योंकि वो प्रेशर के कारण होता है, दबाव के कारण होता है,
तो वो रात में कम हो जाता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अर्ली एजेस में आता है, 30 से 50 के एज में आता है। मैकेनिकल क्योंकि घिसाव के कारण है, जनरली 50 के बाद आता है। इन्फ्लेमेटरी बैक पेन, आर्थराइटिस का जो दर्द होता है, कुछ लोगों में धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, कुछ लोगों में आता जाता है, और जनरली ऐसा कभी नहीं होता है कि कल एकदम बैठे हुए थे, आराम से चल रहे थे, दूसरे दिन एकदम व्हील चेयर पे आ गए, ऐसा दर्द कभी नहीं होता है। मैकेनिकल पेन डिपेंडिंग ऑन द कॉज, कौन से कारण से हो रहा है, नस दबने के कारण हो रहा है तो वो एक्यूट हो सकता है, फ्रैक्चर हो तो वो घंटों में बढ़ जाता है, और अगर उम्र के कारण, घिसाव के कारण है तो वो दिन के दरमियान धीरे धीरे, सालों के दरमियान धीरे धीरे बढ़ता जाता है, 5-10 साल में सीवियर होता है। तो इस तरह से ये दर्द के प्रकार हैं। विष्णु सर अब बीमारी की एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। विष्णु शर्मा सर, आपके लिए। थैंक यू रितीश। तो बेसिकली जैसा कि ऋत्विक ने बताया, मेरा एंकाइलोजिंग तो बहुत बड़ा टॉपिक है, रात दिन पूरा उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने की जगह मैं जस्ट आपको बैक पेन के बारे में बताऊंगा कि जो रूटीन बैक पेन है उससे एंकाइलोजिंग का बैक पेन कैसे डिफरेंट होता है। तो जैसे कि ऋत्विक ने बताया कि बैक पेन इज वेरी कॉमन, बहुत कॉमन सिम्टम है। अब तो अगर एक साल में हम लोगों का सर्वे करेंगे तो आपको 70% लोग ऐसे मिलेंगे जिनमें किसी ना किसी कारण से बैक पेन होता है, और 80 to 85% जो बैक पेन के कॉज होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मेनली ड्यू टू द आपकी मसल्स वीक है या आपकी बोन में डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, तो इन कारण से आपके पेन्स होते हैं। ओनली 10 to 15% ही पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें हमें कोई स्पेसिफिक कॉज मिलता है, और उनमें से भी अगर हम सीरियस कॉजेस की बात करें कि जैसे कि इन्फेक्शन, जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है बैक में कई बार, उसके कारण पेन होता है, या फिर कुछ टाइप के कैंसर ऐसे होते हैं जो बैक को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और या फिर इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अगर हम इन बीमारियों की बात करें तो ये बैक पेन का लेस देन 1% ही बनाते हैं, तो ये बहुत चिंता की बात नहीं है। इसलिए अगर किसी को बैक पेन है उसका मतलब ये नहीं कोई सीरियस बीमारी होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम 85 to 90% बहुत ही सिंपल कॉजेज होते हैं, सिर्फ लेस देन 1% या लेस देन 3% में ये आपकी जो सीरियस बीमारियां होती है, इन्फेक्शन या फिर कोई किसी टाइप का कैंसर या फिर इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स लाइक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बैक पेन बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, करीब करीब सारे पेशेंट्स में मिलता है। पर लेकिन आप बैक पेन की बात करें तो जिनको बैक पेन होता है उनमें सिर्फ 0.5% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तो हर बैक पेन को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का बैक पेन मानना बहुत ही गलत है, रादर ये सिर्फ बहुत ही रेयर कॉजेज में आता है बैक पेन। पर इसके कुछ बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं जिनसे हमें देख के पता पड़ जाता है कि पेशेंट को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या इन्फ्लेमेटरी स्पॉन्डिलोआर्थोपेडिक टाइप का बैक पेन है। जैसे कि ऋत्विज ने बताया कि वो पेशेंट बहुत ही टिपिकली कंप्लेन करते हैं कि हमें सुबह बहुत अच्छा रहता है, हमें सुबह और रात में काफी खराब फील होता है, हम दिन में काफी ठीक रहते हैं। लोगों को लगता है वो धूप के कारण ऐसा होता है, या कई अपनी अपनी थियरीज होती है, पर इससे वेरी टिपिकल ऑफ इन्फ्लेमेटरी पेन कि आपको जब भी आप आराम करेंगे उसके बाद में आपका दर्द चालू हो जाता है। तो दैट्स ए वेरी टिपिकल साइन ऑफ जो पेन हम लोग स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में देखते हैं। उसके अलावा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में दूसरे पेन भी आ सकते हैं, कभी नी में, एंकल में, अप टू 20-25% पेशेंट में उनमें स्वेलिंग भी आ सकती है, वो दूसरे सिम्टम में आते हैं। पर हम लोग अगर बैक पेन को जो हमारा आज का मेन वो है टॉपिक है, तो उसको देखें तो मेन जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, सबसे पहली चीज तो एज होती है। अगर हमारे पास 20 से 40 साल का कोई भी पेशेंट आता है बैक पेन के साथ में, 20 से 40 वर्ष की उम्र ऐसी जिसमें बैक पेन बहुत कॉमन नहीं होता है कंपेयर टू 50 के बाद का। 50 के बाद में बैक पेन बहुत कॉमन होता है। तो कोई यंग पेशेंट है, इन्फ्लेमेटरी बैक पेन है, साथ में अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो हम लोग हमेशा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ सोचते हैं। इसके ट्रीटमेंट कोर्स मेरे ख्याल से आपके जो क्वेश्चन है उनमें कवर होंगे धीरे धीरे। तो मैं सर फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ पेशेंट, उनको राइट साइड में पेन हो रहा है बैक में और कांस्टेंट टिंगलिंग सेंसेशंस रहते हैं, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? जैसा कि मैंने इमेज में दिखाया था कि ये जो पेन होता है कई बार नसों से ओरिजिनेट होता है। हमारी रीढ़ की हड्डी के जो 2 बोन्स होते हैं उनके बीच में से नस बाहर आती है। घिसाव के कारण या डिस्क प्रोलैप्स होने के कारण, किसी भी कारण से अगर वो नस दबने लग जाती है तो वो नस जहां जहां जाती है वहां वहां दर्द होता है। तो ये जो क्वेश्चन है, राइट साइड पे पेन हो रहा है साथ में टिंगलिंग नमनेस जैसा हो रहा है, तो शायद उनकी राइट साइड की नस वर्टेब्रल कॉलम से निकलते वक्त वहां पे दब रही है, जिसके कारण वो जहां जहां जा रही है वहां वहां पेन हो रहा है। ओके, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? उनको क्या करना चाहिए उसके लिए कि वो नहीं हो पेन? जो डिस्क
कंप्रेशन के कारण जो पेन होता है, जनरली इनिशियल स्टेज में एक्सरसाइज या पोजिशनल चेंज से बेनिफिट होता है, पर अगर ये पेन परसिस्टेंट रहने लगे और पेन इतना सीवियर हो जाए कि उसके कारण मसल की वीकनेस आने लगती है, तो वैसे केसेस में सर्जरी करनी पड़ती है। पर 80 to 90% पेशेंट्स में बिना सर्जरी के पोजिशनल इंप्रूवमेंट, एक्सरसाइज रेगुलर और अपनी जो डेली एक्टिविटीज को मॉडिफाई करने से, वजन उठाना छोड़ देने से, बाल्टी का वजन उठाना नहीं है, आगे झुकने वाली चीजें नहीं करनी है, ऐसे छोटी छोटी चीजें करने से ही वो पेन रिलीव हो जाता है। राइट। चैट में एक क्वेश्चन है पेशेंट का कि स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हो रहा है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन के वो बंद कर सके वो दर्द रूटीन में? ये तो कौन सी मेडिसिन वो ले सकते हैं उसके लिए? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, बैक पेन के जो 80 से 85% जो कॉजेज होते हैं, दे आर नॉन स्पेसिफिक बैक पेन। नॉन स्पेसिफिक मीन्स हम लोग कहते हैं कि ड्यू टू ओवर यूजेज ऑफ अपनी जो मसल्स में, बोन्स में जितनी स्ट्रेंथ है, उससे ज़्यादा अगर आप उनको यूज़ कर रहे हैं तो कई बार ये पेन्स आते हैं, जो सबसे कॉमन कॉज होता है। तो इस तरह के पेन्स के लिए जो अपने को करना होता है, पहले तो इनिशियली कुछ सप्लीमेंट, जैसे विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम कम हो जाएगा, बोन्स से पेन्स आते हैं, तो यू हैव टू टेक द विटामिन डी। B12 इवन कम होता है तो बैक पेन होता है। तो ये सिंपल, सबसे सिंपल चीज़ें रहती है। उसके अलावा आपको अपना पोस्चर करेक्शन करना होता है। अगर आपको बैठने में दर्द हो रहा है तो यू ट्राई टू इम्प्रूव योर पोस्चर्स, और मसल स्ट्रेंथ करनी होती है। वो हर तरह के बैक पेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एंकलोजिंग का बैक पेन हो, चाहे नॉन स्पेसिफिक बैक पेन हो। और जैसे ही मैंने कहा कि मोस्टली जो कॉज होता है बैक पेन का, दिस इज ओवर यूज ऑफ मसल, या आपकी मसल उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने की आपको उनकी जरूरत है। तो वो जो स्ट्रेंथ आती है वो एक्सरसाइज से आती है। वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी होती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी होती है। तो बैक पेन का जो इनिशियली, जैसा आपने कहा कि एक बैक पेन है काफी टाइम से, कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, तो मोस्टली इसे यूजेस के कारण या नॉन स्पेसिफिक बैक पेन है, तो इसके अंदर ये विटामिन और B12 सप्लीमेंट्स लेके साथ में एक्सरसाइजेज स्टार्ट कीजिए। इनिशियली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पेन बढ़ सकता है फॉर फ्यू वीक्स, पर ग्रेजुअली आपको इसको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा मिलेगा। और सर, एक्सरसाइजेज डॉक्टर रेकमेंडेड या फिजियोथेरेपिस्ट रेकमेंडेड होनी चाहिए, या खुद जो घर पे नॉर्मली करते हैं वो खुद कर सकते हैं पेशेंट? आइडली तो आपको किसी डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि अगर नर्व कंप्रेशन है या कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ है, एटलीस्ट वो रूल आउट हो जाए। उसके बाद में तो इट्स वेरी सिंपल, जो अगर आपको कोई मेजर डिजीज नहीं है, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, तो इवन यू कैन डू एक्सरसाइज एट होम ऑल्सो। आइडली यू शुड स्टार्ट विद द फिजियोथेरेपिस्ट। अब कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते के लिए कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी योगा प्रॉपर किसी को ज्वाइन कीजिए। एक बार आपको आदत हो जाए कि हाँ, ये एक्सरसाइज करने से मुझे दिक्कत नहीं आ रही, इससे मुझे फायदा मिल रहा है, देन वो आप घर पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। पर कुछ भी एक्सरसाइज करने से पहले, और आपको लंबे टाइम का पेन है, स्पेशली क्रॉनिक पेन है, 3 महीने से ज्यादा का पेन है, तो एक बार किसी को कंसल्ट करके रूल आउट करने जरूर कर लेना चाहिए कि हाँ, कुछ सीरियस कॉज तो नहीं है बैक पेन। राइट। सर, एक पेशेंट का क्वेश्चन है कि फ्लेयर, व्हेन देयर इज अ फ्लेयर अप, इमीडिएटली क्या करना होता है? फ्लेयर काफी चीजों के कारण हो सकता है। कई बार क्या होता है कि बीमारी ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे पानी में जो वेव्स चलते हैं, वैसे ही बीमारी की एक्टिविटी ऊपर नीचे होती रहती है। कुछ लोगों में कई बार बीमारी एकदम से बढ़ती जाती है, जो दवाई पहले से चल रही है वो इनफ नहीं रहती है। सो ऐसे केसेस में फ्लेयर हो तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि दवाई अपनी जो चल रही है वो बंद ना करे। बंद दवाई करने से बीमारी और बढ़ सकती है, प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। फिर जो होता है कि डॉक्टर से मिलिए, अपने रोमैटोलॉजिस्ट से मिलिए, वो डिफरेंशिएट करेंगे कि आपका दर्द जो हो रहा है वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी बढ़ने के कारण हो रहा है, या तो ये दूसरे जो 85% कॉजेज हैं, मसल है, बोन है, नस है, उनके कारण हो रहा है। नसें ये सब है तो एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी से सॉल्व हो जाता है। पर अगर एक्टिविटी बढ़ रही है, आपका एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी बढ़ रही है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। या तो जो दवाई चल रही है उसका डोज बढ़ाएं, या तो नई दवाई ऐड करें। अगर जो दवाई हम दे रहे हैं उससे अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, हमारे पास दवाई का डोज बढ़ाने का स्कोप है, तो हम ट्राई करते हैं कि दवाई का डोज बढ़ाने से कंट्रोल हो जाए। पर कुछ केसेस में फुल डोज देने के बावजूद या कोई दवाई देने के बावजूद नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में हमें दूसरी दवाई ट्राई करनी पड़ती है। उससे हम ट्राई करते हैं कि बीमारी कंट्रोल में आए। तो इस तरह से फ्लेयर की ट्रीट करते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैट पे आया है। पार्टिसिपेंट 50 इयर्स के हैं
और उनको 25 ईयर्स से एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो अभी कोई उसका इलाज है एट दिस एज? इलाज तो हर एज में है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी बीमारी नहीं है कि जो जड़ से खत्म हो जाए। अब उसको ट्रीट कैसे करना है, बिकॉज ये ऐसा भी नहीं कि हर पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। कुछ पेशेंट को सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है, कुछ पेशेंट को सिर्फ पेन किलर से ठीक हो जाता है, या फिर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं बायोलॉजिक्स या जो नए वो आ रहे हैं उनकी भी जरूरत पड़ती है। बट आई पर्सनली फील अगर इन्फ्लेमेशन है तो देन आपको ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए, चाहे वो पेन किलर के फॉर्म में हो चाहे बायोलॉजिक्स के फॉर्म में हो। एक बार ट्रीटमेंट लेके आपका जो डिजीज सप्रेस हो जाए तो देन आप एक्सरसाइज अच्छा कर पाते हैं। अगर आपका डिजीज एक्टिव है तो पेन रेगुलर रहते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, बॉडी में और स्टिफनेस आती है, और ज़्यादा डैमेज होता है और बीमारी बढ़ती जाती है। सो चाहे कितना भी पुराना डिजीज हो, वैसे कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का बम्बू स्पाइन हो जाए तो पेन चला जाता है, बट जैसा हमने देखा है डिजीज एक्टिविटी थोड़ी बहुत हमेशा रहती है। तो चाहे कितना पुराना डिजीज हो चाहे कुछ भी एज हो, आई पर्सनली फील कि हमेशा आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो खुले रखने चाहिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट 32 इयर्स के है, उनका डेस्क जॉब है और लास्ट 2 इयर्स से उनको L4 L5 डिसऑर्डर है और उसके वजह से उनको बैक पेन हो रहा है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि उनको क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो बैक पेन होता है ये 30-35 के एज ग्रुप में जनरली डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क डीजनरेटिव डिसीजेस डैमेज नहीं करते। ये एज में जो मेनली होता है मस्कुलर पेन होता है या तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। जो इनको एमआरआई या किसी तरह से रिपोर्ट कराने में पता चला है कि L4 L5 का चीज है, तो मोस्ट लाइकली वो माइल्ड डिस्क प्रोलैप्स उस तरह की बीमारी है। ये केसेस में मसल स्ट्रेंथ करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अपना पोस्चर इस तरह से मेंटेन करें कि मसल पे स्ट्रेस ना पड़े। हम जब आगे की तरफ झुक के बैठते हैं तो हमारे पीछे के मसल्स को बहुत ज्यादा एक्टिविटी करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम आगे की तरफ गिर ना जाए। अगर इसी तरह से हम पूरे दिन बैठे रहते हैं, आगे की तरफ ऐसे झुक के बैठे रहते हैं, तो पूरे दिन में मसल्स फटीग हो जाते हैं, उनको डैमेज होने लगता है और इवेंचुअली पेन होने लगता है। सो ये केसेस में आप अगर डेस्क जॉब पे हो तो डेस्क इस तरह से रखिए अपना कि जो लैपटॉप या कंप्यूटर या जो भी स्क्रीन है आपके मिड चेस्ट लेवल की हाइट पे हो, आपको एकदम आगे झुकना ना पड़े और आपका जो बैक रेस्ट हो वो हो सके उतना सीधा हो, जिससे कि आपका वेट सीधा बॉडी पे नीचे ट्रांसमिट हो, ना कि वो मसल को एक्टिविटी करनी पड़े झुकना या आगे की तरफ गिरना रोकने। तो इनके लिए मैं यही कहूंगा अपनी पोजीशन इंप्रूव करें, पीछे के बैक के मसल स्ट्रेंथन के लिए स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज करें, एक्सरसाइज, और मेरे ख्याल से इनको और कुछ करने की जरूरत नहीं। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टिसिपेंट को दोनों लेग्स में कांस्टेंट टिंगलिंग रहता है, रात को सबसे ज्यादा होता है, तो व्हाट इज द रीजन? टिंगलिंग अगर दोनों लेग्स में तो रहता है, ना बोलते हैं ना गुजराती में। हाँ हाँ, पर हाँ, पेशेंट को एंकलोजिंग है कि इसे जस्ट पेशेंट को ऐसा कुछ कुछ लिखा नहीं पर है? होना ही चाहिए एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। टिंगलिंग सेंसेशन ज्यादातर ये जो है सिम्टम, ये नर्व कंप्रेशन का सिम्टम होता है कि आपकी बैक की नर्व्स कंप्रेस हो रही है। तो सेंसरी सिम्टम जो होते हैं इनिशियल मैनिफेस्टेशन होती है, कई बार ये नॉन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक क्यूटेनस सेंसेशन भी हो सकती है, पर लेकिन अगर आपको परसिस्टेंट वो है तो हमें डेफिनेटली कहीं सिग्निफिकेंट नर्व कंप्रेशन नहीं है वो देखना चाहिए। अगर कहीं वीकनेस नहीं है, सिर्फ टिंगलिंग है, तो हम लोग सिंपल B12 D3 और एक्सरसाइज से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पर साथ में अगर वीकनेस भी स्टार्ट हो रही है, वीकनेस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, उस टाइम पे हमें उसका मतलब सिग्निफिकेंट कंप्रेशन होता है, तो हमें प्रॉपर एमआरआई करके कितना डिस्क बल्ज है कितना कंप्रेशन है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड करना चाहिए। पर अगर इनको लंबे टाइम से टिंगलिंग है तो डेफिनेटली एमआरआई करके देखना चाहिए कि कंप्रेशन कितना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। राइट। बैक पेन है अगर पेशेंट को, तो व्हाट इज द बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन या गुड मैट्रेस जो बोलते हैं? जो बैक पेन होता है उसमें एज सच कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती है कि ये पोजीशन में आप लेटोगे तो बेटर है। जिस तरफ हिप का इन्वॉल्वमेंट हो, कई पेशेंट्स में हिप जॉइंट डैमेज होते हैं, जो इन्वॉल्व हिप है अगर आप नीचे की तरफ रखते हो उसके पे वेट डाल के आप सोते हो देन इट विल बी मोर पेनफुल, वो ज्यादा पेनफुल हो जाता है।
सो ट्राई करें कि आपका जो हिप इन्वॉल्व है उस तरफ आप ना लेटें, उसके ऑपोजिट साइड की तरफ आप लेटें। दूसरी चीज अबाउट मैट्रेस, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है कि यही कंपनी की या यही टाइप की मैट्रेस यूज करें, पर अगर आप फर्म सरफेस कि जिसको आप दबाओ तो वो अंदर पूरी तरह पिचक ना जाए, फर्म सर्फेसेस पे अगर आप लेटते हो तो दैट इज बेटर, क्योंकि उससे आप सुबह उठते हो तो वो आपकी जो कमर होती है वो सीधी रहती है, डैमेज कम होता है, और ये लॉन्ग रन में आपका जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कुछ पेशेंट में आगे की तरफ झुकी हुई पोस्चर होती है ये प्रिवेंट करता है। आप सीधे लेटोगे तो कमर सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी तो वो फ्लेक्शन नहीं होगा, फ्लेक्शन नहीं होगा तो वो आगे जाके हेल्पफुल रहेगा। राइट सर, ऑस्टियोपोरोसिस के वजह से बैक पेन हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस एज सच इज ए पेनलेस कंडीशन। हम लोग कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है आइडली ये पेनफुल नहीं होना चाहिए, पर ऑस्टियोपोरोसिस अकेले नहीं होता है। ज्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस साथ में हम देखते हैं ऑस्टियोमेलेशिया करके हम एक टर्म यूज करते हैं, जो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम कम हो जाता है बोन्स में, और उसके कारण भी ये सब बोन डिजीज में आते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट में ज्यादातर ऑस्टियोमेलेशिया मिलता ही है। एंड ऑस्टियोमेलेशिया इज ए पेनफुल कंडीशन, उसमें बोन पेन्स काफी होते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस के जो पेशेंट होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में जो बेसिकली हमारा डायग्नोस करने का रीजन होता है मेन, वो ये होता है कि एक एज के बाद आपको फ्रैक्चर्स नहीं हो। वो पेनफुल कंडीशन के लिए आपको पेन हो रहा है इसलिए हम लोग डायग्नोस नहीं करते हैं। इससे प्रोफाइलैक्सिस कि आपको जो ओल्ड एज के हम फ्रैक्चर्स देखते हैं कि वर्टिकल में फ्रैक्चर हो रहा है, कि कुछ लोग कहते हैं कि गिर गए और एकदम कुल्ले का फ्रैक्चर हो गया, रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, वो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स कहते हैं। उनसे बचाव के लिए हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस करना चाहते हैं, उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। ज्यादातर इवन मेडिकल और नॉन मेडिकल फ्रेटर्निटी में हमने देखा है कि कोई भी टाइप ऑफ बैक पेन हो तो वो ऑस्टियोपोरोसिस ढूंढने लग जाते हैं, जबकि आइडियली ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब पेन नहीं होता है। पर ऑस्टियोमेलेशिया जो होता है वो पेनफुल कंडीशन होती है। तो सिंपल होता है, विटामिन डी आप अपना चेक करिए, विटामिन डी कम है तो बोन्स में कैल्शियम भी कम होगा। बोन अब ब्लड कैल्शियम चेक करते हैं, बोन कैल्शियम चेक नहीं कर सकते, एक्सेप्ट डेक्सा स्कैन से हमें थोड़ा आइडिया आता है। तो इनडायरेक्ट मार्कर होता है विटामिन डी, अगर वो कम होगा तो बोन्स में भी कैल्शियम कम होगा। तो विटामिन डी प्लस कैल्शियम सप्लीमेंट दे, अगर बोन पेन से तो उससे इंप्रूव कर जानी चाहिए। और सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है तो फिर पीटीएच और साथ में जो सप्लीमेंट देते हैं उनसे हम लोग देखते हैं कि डेफिनेटली पेन्स में फायदा मिलता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट को लैटरल साइड्स में सीवियर पेन होता है होल डे, तो एंड कुछ टच करता है तो भी उनको पेन होता है, तो व्हाट इज द रीजन? एक्चुअली अगर लेटरल साइड पे पेन है तो हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा क्या कारण से है, क्योंकि लेटरल में किडनी के कारण भी कई बार किडनी में अगर पथरी की शिकायत हो तो वो पेन भी लेटरल साइड पे आता है। स्पाइन का नर्व कंप्रेशन का पेन भी कई बार लेटरल साइड पे आता है। इवन सिंपल मस्कुलर पेन भी हो तो वो भी कई बार लेटरल साइड पे आता है। सो मेरा सजेशन है ये पेशेंट को कि एक बार आप जाके अपना इवेल्युएशन ठीक से करवा लीजिए, सो दैट वी कैन नो कि ये जो इतने सारे बैक पेन के कॉजेज हैं उनमें से इनके केस में कौन सा मेजर प्रॉब्लम कर रहा है। राइट, नेक्स्ट है, पेशेंट 37 इयर्स के है एंड उनको एंगस्पॉन 20 इयर्स से, लास्ट 20 इयर्स से बायोलॉजिक ट्रीटमेंट्स भी चल रही है उनकी फ्रॉम पास्ट 3 मंथ्स, पर लोअर नेक और लोअर बैक पेन और शोल्डर सब जगह पे पेन हो रहा है, बट रिसेंटली उनको बटॉक में पेन शुरू हुआ है, तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? डिजीज एक्टिविटी अभी भी है, इसका मतलब ये है स्टिल ही इज फर्स्ट। तो डिजीज काफी टाइम से पुराना डिजीज है, 17 इयर्स पुराना डिजीज है। एंकलोजिंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेन के, बैक पेन के भी कई कॉजेज होते हैं। फर्स्ट तो डिजीज एक्टिविटी से होता है, देन एक टाइम के बाद में जब आपका फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है तो कुछ मैकेनिकल पेन्स भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपका नॉर्मल पोस्चर नहीं रहता है, तो डिजेनरेटिव चेंजेस के कारण पेन भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो देयर इज कुछ कंपोनेंट आपका एक्टिव डिजीज का रहता है और कुछ कंपोनेंट आपका फिर डिजेनरेशन कारण आने लग जाता है। तो जो एक्टिव डिजीज का कंपोनेंट होता है वो आपका जो मेन मेडिसिन होती है तो दे टेक केयर ऑफ वेरी गुड, बायोलॉजिक्स है और आपका पेन किलर्स है, उनसे इंप्रूव करता है। उनसे भी ऐसा नहीं हर पेशेंट में, कोई 80 to 90% पेशेंट उनसे रिलीव करते हैं, बट 10% पेशेंट ऐसे भी होते हैं इवन जो बायोलॉजिक्स के बाद भी वो कर सकते हैं, रिलैप्स कर सकते हैं। इनको अभी स्टार्ट किए 3 मंथ्स ही हुए हैं, 3 मंथ्स में तो हम लोग कहते हैं पूरा इफेक्ट आता है, तो स्टिल देयर इज टाइम। वो भी काफी पुराना डिजीज है, थोड़ा और टाइम दीजिए आप इन मेडिसिन को, कम से कम 3 महीने और दीजिए, और जैसे जैसे पेन इंप्रूव होता है एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए।
इंप्रूवमेंट आएगा। साथ में कैल्शियम, विटामिन डी और एक्सरसाइज भी धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, ग्रेजुअली स्टार्ट कीजिए, पर जैसे जैसे पेन इंप्रूव होता है बढ़ाते जाइए। तो आप सही जगह जा रहे हैं। इनिशियली अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये बीमारी ऐसे एक नहीं कि हमेशा एक ही जगह बैठी है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, तो किस दिन आपको पेन ज्यादा कम हो सकता है। पर रेगुलर ट्रीटमेंट रहेंगे, रेगुलर रखेंगे तो ग्रेजुअली लंबे टाइम में आपको समझ में आएगा कि मुझे काफी फायदा हो रहा है। राइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू ओवरवेट बैक पेन हो सकता है? ओवरवेट अगर आप देखें तो ओवरवेट के कारण एक तो आपके मसल्स जो होंगे उन पे ज्यादा स्ट्रेन आएगा आपकी पोजीशन मेंटेन करने में, तो उसके कारण पेन हो सकता है। दूसरा, ओवरवेट के कारण आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, उस पर ऊपर से ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो उसके कारण आपकी डिस्क है वो ज्यादा जल्दी घिस जाएंगी, उसके कारण पेन हो सकता है। ओवरवेट के कारण घुटनों का, हिप का आर्थराइटिस भी जल्दी हो जाता है, जल्दी घिस जाते हैं, तो उसके कारण भी पेन हो सकता है। सो ओल्ड एज या ये जो हम कहते हैं ओल्ड एज के कारण घिसाव वाली चीजें हैं, वो ओबेसिटी या ज्यादा वजन होने के कारण ये थोड़ा जल्दी आ जाता है। नॉर्मली घिसाव हम 60 के बाद एक्सपेक्ट करते हैं, पर अगर आपका वजन ज्यादा है तो यू कैन हैव सिमिलर चेंजेस के बाद भी आपको घिसाव वाली चीजें आ सकती है। बहुत ज्यादा वजन है तो ये चीजें 40 के बाद भी हो सकती है। सो घिसाव ये ओबेसिटी के कारण ही पेन हो रहे हैं, पर ये जो सारी चीजें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी चाहिए, वजन कम करना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप जॉइंट डैमेज हुआ है पार्टिसिपेंट को और वो वॉक कर सकते हैं फिलहाल, पर कांस्टेंट पेन भी रहता है, तो व्हाट आर द एक्सरसाइजेज एंड मेडिसिन जो आप रेकमेंड करोगे कंट्रोल करने के लिए? हिप प्रेशर जॉइंट है तो इसका आप चलते हैं तो पूरा बॉडी का प्रेशर हिप पे आता है, आप चलते हैं तो उसमें डीजनरेटिव अगर डीजनरेशन है तो इसका पेन रहता है, स्पेशली इफ यू आर वॉकिंग और उस पर जब भी प्रेशर पुट करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, वो पेन हटाना काफी मुश्किल होता है। अदर देन द पेन किलर्स आपको लेना या फिर उसका ऑपरेशन कराना, तो पेन हटाना आइडली हम लोग जब उसमें हिप में अगर डिजनरेशन होता है तो हमें इनिशियली जब एक्यूट पेन होता है तब उस टाइम पे रेस्ट करने को कहते हैं, पेन किलर्स देते हैं, उससे सूजन और दर्द कम करते हैं, फिर पेशेंट को ग्रेजुअली इनिशियली मूवमेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करने को कहते हैं। पर हिप की एक्सरसाइज जो होती है वो रादर स्पेशली अगर डिजेनरेटिव चेंजेस या हिप डैमेज है, हिप की जितना हो सके उतना फिजियोथेरेपिस्ट के या किसी के देख रेख में करें तो ज्यादा बेटर है। तो जो एक्सरसाइज आप पूछ रहे हैं, अगर एक्सरसाइज से क्या फायदा रहेगा, इनिशियली पेन किलर्स लेके पेन को कम करने की कोशिश कीजिए, साथ में कैल्शियम मदर सप्लीमेंट लीजिए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके एक्सरसाइज स्टार्ट करवाइए, और एक बार आपको आदत हो जाए, अब एक्सरसाइज से कंफर्टेबल हो जाए तो वही एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज पेन बढ़ाती है उनको अवॉइड कीजिए। इवन हिप पे, उस हिप पे जिसपे डैमेज है, जितना हो सके प्रेशर देना अवॉइड कीजिए। तो जिस हिप में आपको डैमेज है उस पर प्रेशर कम से कम रखने की कोशिश कीजिए, स्टिक का यूज कीजिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, पर आपको दिक्कत है डैमेज है उस साइड के हाथ में स्टिक रखिए जिससे कि उस पे प्रेशर कम से कम आए। ये सब चीज ध्यान रखिए, और एक्सरसाइज स्ट्रिक्टली इनिशियल स्टार्ट कीजिए और ग्रेजुअली जब आपको आदत पड़ जाए तो फिर आपको ओके। ये एक्सरसाइज की अभी आप बात कर रहे हो, तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट जिम जा सकता है? या मैं यही बता रहा था कि जिम करने से आप एक्टिविटी करते हो, एक्टिविटी करने से आप जो स्पाइन की और जॉइंट्स की मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आप मेंटेन करते हो, और ये जो हमारी बीमारी है उसमें जकड़न होती है। सो आप एक्टिविटी करने के कारण, आप मूवमेंट करने के कारण ये बीमारी को कंट्रोल करते ही जाते हो धीरे धीरे। अगर आप देखा जाए तो कई बार दवाइयों से ज्यादा बेनिफिट सिर्फ मूवमेंट और एक्टिविटी का होता है। सो हाँ, जिम करना चाहिए, सारी एक्टिविटी करनी चाहिए, पर जिम में जो वेट लिफ्टिंग है या मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए इतनी हेल्पफुल नहीं होती है। हमें चाहिए कि आप कमर की गर्दन से लेके तो रीढ़ की सबसे नीचे वाली हड्डी तक आप मूवमेंट करते रहो। जितना मूवमेंट आप करोगे उतना एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी के लिए हेल्पफुल है। ये आप मूवमेंट करते हो तो इसके अलावा आप सारी एक्टिविटी कर सकते हो।
ऐसा नहीं है कि ये टाइप की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, आप सारी चीजें कर सकते हो, पर जो बैक की एक्टिविटीज हैं उससे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सबसे ज्यादा बेनिफिट। राइट राइट। अनदर क्वेश्चन है कि पेशेंट को लेफ्ट हिप में पेन है, वो जब सोते हैं तब, फ्रॉम पास्ट 2 months, तो व्हाट शुड शी डू? सिर्फ लेफ्ट हिप में पेन है? हाँ हाँ, जब सोते हैं ना तब लास्ट 2 months से पेन हो रहा है। कि 6 वीक से ज्यादा का कोई भी अगर पेन परसिस्टेंट है तो उसको इवोल्यूशन करना चाहिए। और स्पेशली अगर स्पेसिफिक हिप पेन कह रहे हैं, हिप पेन भी पेशेंट कई बार कंफ्यूज करते हैं कि हिप में आगे की साइड पेन है कि पीछे की साइड पेन है। तो आगे की साइड पेन होता है तो हिप जॉइंट का पेन है, विच इज ऑलवेज ऑलवेज जिसका हमें हमेशा इवोल्यूट करना चाहिए। पीछे का जो पेन होता है वो सेक्युलर जॉइंट के कारण भी हो सकता है, नर्व्स के कारण भी हो सकता है, कई कारणों से हो सकता है। पर अगर 2 महीने से लगातार पेन है तो डेफिनेटली उनको किसी को दिखाना चाहिए। तब तक वो एक तो अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मतलब जिस जगह पेन है उसकी जगह वो उल्टे की दूसरे हिप की साइड सोएं वो। मसल रिलैक्सेंट और पेन किलर कुछ दिन लेके देखें, अगर वो मस्कुलर पेन है या कोई मसल स्ट्रेच के कारण पेन है तो इट शुड इम्प्रूव विद द, वो आपका सिंपल पेन और कुछ दिन के लिए पेन किलर से मसल रिलैक्सेंट लेके इम्प्रूव हो जाना चाहिए। पर हफ्ते 10 दिन से ज्यादा पेन किलर और ये करके चेंजेस करके देखने के बाद भी दर्द रहता है तो डेफिनेटली अगर हिप पेन, वो भी अगर आगे की साइड पेन है आपको, तो उसको इवोल्यूशन की जरूरत है। राइट सर, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स ड्राइविंग कर सकते हैं? हाँ, जो रूटीन बाकी के लोग करते हैं वो रूटीन एक्टिविटीज द पेशेंट कैन डू? या डेफिनेटली। ओके। व्हाट वी कंसीडर दैट, ऐसा नहीं कि एंकाइलोजिंग का एक स्पेक्ट्रम नहीं होता है, डिजीज का स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है, फ्रॉम वेरी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट टू वेरी स्टिफ पेशेंट। बीच में बहुत सारे स्पेक्ट्रम आते हैं पेन्स के, पेशेंट के, तो हर पेशेंट के लिए हर चीज वो नहीं होती है। पर स्पेशली इनिशियली जो अर्ली स्टेज के पेशेंट होते हैं उनमें तो हम लोग कहते हैं कि आपको कुछ भी बंद नहीं करना है, इवन यू कैन डू द वेट एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। तो इनिशियली स्टेज में तो हर सब चीज होता है, एक टाइम के बाद पेशेंट कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। एंकाइलोजिंग का जो स्टिफनेस होती है, जितना आप बैठेंगे उतना बढ़ता है। सो आइडली हर पेशेंट के लिए 45 मिनट से ज्यादा एक पोजीशन में बैठना अवॉइड करना चाहिए। ड्राइविंग का वो ये, ड्राइविंग इज नो इशू, ड्राइविंग डेफिनेटली पेशेंट आराम से कर सकता है। और जो अर्ली स्टेज के पेशेंट है उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि 45 मिनट से ज्यादा या 1 आवर मैक्सिमम, इससे ज्यादा एक बार में ड्राइव नहीं करें। आइडली वो 40-45 मिनट्स हो जाए तो उस जगह थोड़ा ब्रेक लें, 5 मिनट रेस्ट करें, बॉडी को स्ट्रेच करें, फिर वापस ड्राइविंग करने लग जाए। तो उनका जो जर्नी, अगर वो लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ब्रेक कर करके करें, जल्दी नहीं करें उसमें। वो जितना ज्यादा लगातार बैठ के ड्राइव करेंगे या सिटिंग रखेंगे उतना ज्यादा उनको स्टिफनेस होगी और आगे जाके परेशानी होगी। और ये एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। दूसरा, जो लॉन्ग डिजीज वाले जो पेशेंट होते हैं, स्पेशली जिनमें नेक इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसे पेशेंट के लिए ड्राइविंग का बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि उनके नेक मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को तो हम लोग कहेंगे अगर नेक मूवमेंट्स नहीं है आपके, अगर आप लोग साइड का नहीं देख पा रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप खुद ड्राइव ना करके ड्राइवर लें या कैब करें या कार करें। तो अर्ली स्टेज के पेशेंट के लिए कोई इशू नहीं है, बस ये सब ध्यान रखने की जरूरत है। पर जो लॉन्ग स्टेजिंग पुराने पेशेंट है, 30 साल का डिजीज है, नेक बिल्कुल स्टिफ हो गई है, ऐसे पेशेंट के लिए तो बेटर है कि जितना हो सके, अनलेस इमरजेंसी नहीं हो, खुद ड्राइव नहीं करें, उसकी जगह वो या तो कैब लें या फिर ड्राइवर को रखें। राइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट को 8 इयर्स से एंगस्पॉन्ड है, लास्ट 7-8 मंथ से उनको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस करके देयर इज अ प्रॉब्लम उनको हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? कोस्टोकॉन्ड्राइटिस अगेन इज ए वो एक डिजीज एक्टिविटी मार्कर ही है, क्योंकि इसमें जो रिब के पास के जो जॉइंट्स होते हैं, जिनको आपका मेन बीच की हड्डी होती है उससे जुड़ते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। और कई बार जो रिब्स में जो मसल टच होती है वहाँ भी स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण इस तरह के पेन होते हैं। तो रूटीन में हम लोग इसको एक तरह का डिजीज एक्टिविटी साइन ही मानते हैं। और ये भी अगेन अंदर के जॉइंट्स होते हैं जो रूटीन मेडिसिन से इंप्रूव नहीं करते, इनमें हमें पेन किलर का प्रॉपर डोजेस देना पड़ता है वापस से, और कई बार इंप्रूवमेंट नहीं हो तो बायोलॉजिक्स भी देना पड़ता है। बट दिस इज अगेन वही है कि आपका एक तरह से ये मार्कर है कि आपका डिजीज इस टाइम पे एक्टिव है और आपका जो भी दवा है आपको वो एस्केलेट करने या बढ़ाने की जरूरत है। राइट। एक्यूप्रेशर और चिरोप्रैक्टर से ये डिजीज अच्छी हो सकती है, लाइक विल दैट हेल्प इन क्योरिंग? क्योरिंग तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में
नियरली इम्पॉसिबल ही है। अभी तक की जो दवाइयाँ और अभी तक की जो रिसर्च दिखा रही है कि वी आर नॉट एबल टू कम्प्लीटली क्योर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। चिरोप्रैक्टर और जो एक्यूपंक्चर है वो सारी पेन मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती है। पेन मॉड्यूलेशन मतलब कि जो हमारे नसें जो हैं पेन का सिग्नल लेके दिमाग तक जाती है, ये प्रैक्टिसेस एक्यूपंक्चर और चिरोप्रैक्टर दोनों वो पेन कम ले जाए उस तरह की टेक्निक्स होती हैं। सो ये एक्चुअली बीमारी में कोई बेनिफिट नहीं करती है आपको, ना ही ये आपके एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को आगे बढ़ने से रोकती है। ये सिर्फ आपको दिमाग को पेन कम हो रहा है उस तरह की फीलिंग पहुंचाता है। ये एक तरह से सिर्फ आपके अगर आपके अगर आग लगी हो तो दरवाजा बंद करने से आग बुझ नहीं जाती है। ये वही वाली बात है कि आप एक्यूपंक्चर या चिरोप्रैक्टर यूज करें तो उससे सिर्फ आपको पेन कम फील होगा और आपको अच्छा फील होगा, पर ये बीमारी के लिए कोई बेनिफिट नहीं करता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टिसिपेंट को स्पाइन और नी में एक्सरसाइज के दौरान बोन में से आवाज आती है, तो वो क्यों हो रहा है? जैसे वो नॉर्मल चीज है, कोई चिंता की बात नहीं है। एक एज के बाद सबके जॉइंट्स में आवाज आ सकती है, पर अगर यंग है वो पहले नहीं आती थी अभी चालू हुई, उसका मतलब ये भी हो सकता है कई बार कि डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके बैक में या नी में। पर उसके लिए एक्सरसाइज अगर वो पेनफुल नहीं है तो एक्सरसाइज बंद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो एक्सरसाइज से कम हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। तो अगर सिर्फ आवाज आ रही है, पेनफुल नहीं है, तो उसके लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल फिनोमेना है। अब एक्सरसाइज चालू रखिए, धीरे धीरे वो अपना इम्प्रूव हो जाएगा। राइट। रात को एंकल्स में और बैक में स्वेलिंग हो रहा है पेशेंट को, ड्यूरिंग द डे कुछ नहीं होता है, पर वो रात को फिर वो सो नहीं पाते, सिवियर बैक पेन और एंकल पेन हो रहा है, मेडिसिन भी चल रही है, तो वो क्यों हो रहा होगा? ये मोस्ट लाइकली दर्शाता है कि जो एंकल हैं अभी भी बीमारी में एक्टिव है। एंकल में जो सूजन आ रही है एक ये मार्कर है कि बीमारी अभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आई है। एंड बैक में जो पेन हो रहा है वो तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का क्लासिक सिम्टम तो है ही। सो इन शॉर्ट इनकी बीमारी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। इनकी दवाई अगर पॉसिबल हो तो डोज बढ़ाने की जरूरत है, और अगर ये दवाई काम नहीं कर रही है तो वी माइट प्रोबेबली नीड टू चेंज द मेडिकेशन एज वेल। सर, इज योग हेल्पफुल इमीडिएट जो पेन हो रहा है उससे रिलीफ लाने के लिए? ये सब योगा एक्सरसाइजेस ये सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये एक्यूट स्टेजेस के लिए नहीं है कुछ भी। अगर आपको एक्यूट जो पेन है, एंक्लोजिंग में भी एक्यूट पेन के भी कई कॉजेज हो सकते हैं, बट डेफिनेटली कोई भी किसी भी तरह का एक्यूट बैक पेन जो होता है ज्यादा मस्कुलर पेन ही होता है मेनली, उसमें रेस्ट और पेन किलर्स की जरूरत होती है। एक बार जब पेन सबसाइड होना स्टार्ट हो वहां पर जाके लॉन्ग टर्म के लिए फिर आपको एक्सरसाइज योगा इन सब का रोल आता है। तो ये आपके बार बार पेन नहीं हो, आपको बार वापिस से ये एक्यूट पेन नहीं हो या नर्व कंप्रेशन नहीं हो, उसके लिए आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए है। एक्यूट पेन में रिलीव करने के लिए नहीं होती ये सब चीजें। रादर अगर आपका किसी जगह पे एक्यूट पेन है, आप उस जगह को ज्यादा यूज कर ले तो कई बार पेन और बढ़ जाता है। तो इनिशियली तो हम लोग उस जॉइंट को या उस जगह को रेस्ट करने के लिए ही कहते हैं। तो इनिशियली मैनेजमेंट हमेशा पेन किलर्स और रेस्ट से रहता है, पर योगा एक्सरसाइजेस लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए, वापिस से पेन नहीं हो या पेन कम रहे, उसके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं जो रेगुलर बाद में करनी चाहिए। राइट। सर, कोई स्पेसिफिक फूड है जो खाने से बैक पेन नहीं होगा या बैक पेन ठीक रहेगा? एक्चुअली बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं कि कोई फूड स्पेसिफिक चीज से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ता है या कोई प्रोबायोटिक या ऐसी चीज खाने से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कम होता है, पर आज तक की स्टडीज में कोई भी फूड कंपोनेंट या फूड हैबिट से ऐसा नहीं देखा गया है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या तो बढ़ता है या तो कम होता है। सो हमारे पास अभी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये खाना चाहिए या ये नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये बात है कि अभी की जो रिसेंट स्टडीज हैं उनमें दिखाया गया है कि हमारे बॉवल, हमारे इंटेस्टाइन्स में रहने वाले बैक्टीरिया का रोल है। आगे जाके 5-10 साल के बाद अगर कोई स्टडी प्रूव करती है कि ये वाला बैक्टीरिया हार्मफुल है, ये वाला बैक्टीरिया यूजफुल है, तो उसके हिसाब से डाइट मॉडिफाई करने की रिकमेंडेशंस आ सकती हैं। पर आज की तारीख में हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ या ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये खाएं तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाता है या ये खाएं तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ जाता है।
अभी जस्ट कुछ मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें। एक्चुअली डाइट को लेके बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं हमेशा, और हम लोग मिस कहते हैं कि ठीक है, लोगों को लगता है कि ये खाने से बढ़ जाता है, हमारे को ये खट्टा खाते हैं तो बढ़ जाता है, ये खाने से बढ़ जाता है। पर जैसा कि ऋत्विज ने कहा कि साइंटिफिकली डेफिनेटली कुछ भी प्रूवन नहीं है। हम लोग जिस जगह पर हैं और जैसा प्रैक्टिस करते हैं, हमें साइंटिफिक डेटा चाहिए कुछ भी चीज कहने से पहले आपको कि ठीक है ये खाने से हो रहा है आपके पास। पर हमारी जो स्टडीज हैं उसके हिसाब से ऐसा कोई भी फूड नहीं है जिसको खाने से बीमारी बढ़ती है या कम होती है। पर कुछ चीजें हैं एंकलोजिंग में, जैसे एंकलोजिंग में जो पेशेंट, स्पेशली जो पेशेंट का बैक सीवियर इन्वॉल्व होती है, उनका एब्डोमेन की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। और अगर आप रात को हैवी खाना खाते हैं तो बैक पे प्रेशर डालता है, जिससे आपको बैक की सुबह उठ के बैक पेन और ज्यादा सीवियर लगता है। तो वो चीज हम लोग कहते हैं कई बार कि आपको रात को स्पेशली खाना थोड़ा हल्का खाइए, सोने के कम से कम 2-3 घंटे पहले खाइए, उससे आपको मॉर्निंग में थोड़ा बेटर फील होगा। तो फूड को लेके यही चीज है जो हम लोग वो करते हैं। इस पे कई बार मेडिसिन के साथ में गैस्ट्राइटिस नहीं है उसके लिए स्पाइसी खाने को मना करते हैं। पर प्रोटीन डाइट, ये डाइट, वो सब एटलीस्ट अभी तक कुछ भी प्रूवन नहीं है। कुछ स्टडीज हैं, इवन इंडिया में कुछ 1-2 डॉक्टर्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं फूड को लेके, जिनका मानना है कि हेल्दी फूड या फिर नो कार्बोहाइड्रेट या नो प्रोटीन फूड से कुछ फायदा मिलता है। पर वो सब चीजें अभी कुछ भी प्रूवन नहीं है। राइट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट को कंप्लीट फ्यूजन है बैक में, वो चेयर पे से भी खड़े नहीं हो पाते, बेड पे से भी खड़े नहीं हो पाते, तो घर पे रह के वो बाहर नहीं निकल सकते, एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा बेटरमेंट के लिए व्हाट इज द सॉल्यूशन कि वो चल सके, या विदाउट मेडिसिन चल ही रही है उनकी? हम तो जादू नहीं कर सकते, हम सिर्फ मेडिसिन ही दे सकते हैं। तो ना इट्स रियली डिफिकल्ट अगर स्टेज पे है तो। विदाउट अगर टोटल इतना पुराना डिजीज है, बिस्तर पे हैं, बेड पे हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं, तो मेडिसिन तो लगेंगी। बिना मेडिसिन के तो कैसे इंप्रूवमेंट आएगा? एक्सरसाइज भी वो जब ही कर पाएंगे जब वो मेडिसिन लेना स्टार्ट करेंगे। आप सिर्फ कंसल्ट करके, हम लोग से बात करके हम लोग पेशेंट को खड़ा नहीं कर सकते हैं, हम उनको मेडिसिन तो देनी पड़ेगी। जो बीमारी है, दिस इज नॉट, कुछ बैक पेन होते हैं जो साइकोलॉजिकल होते हैं, जिनमें हमें कारण नहीं मिलता है। ऐसे बैक पेन में आप सिंपल एक्सरसाइजेस से या सिंपल समझाने से फर्क पड़ जाता है। पर एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का बैक पेन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल बैक पेन। जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ 0.5% बैक पेन के कॉजेज में आता है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक डिजीज है, जैसे कि डायबिटीज बीमारी, वैसे एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण आपको ये सिम्टम है बैक पेन। तो ये रूटीन बैक पेन नहीं है, इसमें आपको उस बीमारी का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जब ट्रीटमेंट से इंप्रूवमेंट आएगा उसके बाद ही आप जाके मूवमेंट्स आपके हो पाएंगे। तो बिना मेडिसिन तो पॉसिबल ही नहीं है। और रादर आपको मुझे नहीं पता आप मेडिसिन से क्यों लेना नहीं चाहते। आप पेन किलर लेना नहीं चाहते तो हमारे पास काफी ऑप्शंस हैं। बायोलॉजिक्स में चलिए, पहले कुछ बायोलॉजिक्स थे, टीएनएफ थे, जिनसे डर लगता था टीबी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी तो नए टाइप के बायोलॉजिक्स आ गए, इंटरलूकिन 17, जिनके साइड इफेक्ट बहुत कम है, जिनको इवन टीबी के पेशेंट भी आराम से देख सकते हैं। तो अभी चाहे किसी भी स्टेज पे पेशेंट है, अगर डेफिनेटली फाइनेंस के इशू आते हैं, अगर वो इशू नहीं है तो हमारे पास काफी ऑप्शन है जिनमें हम पेशेंट को एटलीस्ट इतना रिलीफ कर सकते हैं कि पेशेंट बैठ पाए, खुद से अपने डेली के काम कर पाए, या फिर चलने के जैसा, चलने लायक हो जाए। राइट। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कि कई बार क्या होता है कि लंबा डिसीज हो, 8 या 10 साल का डिसीज हो, तो जो हमारे हिप या नी जॉइंट्स हैं वो इतने डैमेज हो जाते हैं कि सिंपल वॉकिंग जैसी चीजें में भी पेन होने लगता है। तो अगर ये वाले जॉइंट्स बहुत ज्यादा डैमेज्ड हैं, खास करके हिप, तो उनको रिप्लेस करने से काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। कई बार हिप के प्रॉब्लम के कारण ही पेशेंट बिस्तर से खड़े नहीं हो पाते हैं। वैसे केसेस में अगर उनका बीमारी कंट्रोल में है, जैसे कि सर ने बताया कि एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर कंट्रोल में है बायोलॉजिक से या किसी दवाई से, वैसे केसेस में अगर हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाती है। सो बेसिकली इनके केस में मेरे ख्याल से डॉक्टर को दिखा के अच्छे से इवेल्युएट कराना ज्यादा जरूरी है ट्रीटमेंट के लिए। राइट। विष्णु सर, ऋत्विज सर, कैन यू स्टार्ट योर वीडियो प्लीज? Last 2-3 questions है। परफेक्ट। क्वेश्चन है कि एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वो पास ऑन हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में? एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डेफिनेटली इसमें हेरिडिटी पास ऑन, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपको है तो आपकी जनरेशन में होगा ही। पर ये एक ऐसा रोमेटिक जिसमें हम लोग जनरेशन में काफी देखते हैं, होने के चांसेस रूटीन पॉपुलेशन से काफी ज्यादा होते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि रूटीन पॉपुलेशन में कितने चांसेस है, हार्डली 0.5% चांसेस। अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो ये इंक्रीज हो जाता है 6 to 8% चांसेस में।
और आपके अगर मदर या फादर में से है और आपके फादर में से पॉजिटिव है तो और मल्टीप्लाई होकर 16% चांसेस। पर लेकिन स्टिल अगर आप देखें जो प्रोबेबिलिटी है वो 10 में या फिर 8 में से नहीं होती है। तो अगर आपके 7 या 8 बच्चे हैं तो एक में होने के चांसेस रहते हैं, तो इतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है। पर डेफिनेटली ये हमें रूमेटिक डिजीज में अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा बीमारी है जो आपकी फैमिली में या जनरेशन में फैमिली हिस्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग होती है, तो चांसेस ज्यादा हैं। मतलब तो भी 90% चांस ये रहेगा कि आपकी फैमिली में नहीं होगा, पर 10% चांसेस रहेंगे, जो कि रूटीन पॉपुलेशन से जो 0.5% होता है उससे 20 टाइम्स ज्यादा होता है। तो 20 टाइम्स ज्यादा होता है पर तो भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं, बट डेफिनेटली हाई तो है। राइट। लास्ट क्वेश्चन, रुपी सर, आप स्टेजेस ऑफ बता रहे थे, तो what stage आपको डॉक्टर से करना चाहिए, वो पेशेंट आइडेंटिफाई कैसे करता है, डॉक्टर के पास जाना है? जैसे कि मैंने बताया था कि जो अर्ली स्टेजेस का जो पेन होता है, अर्ली पहले 6 वीक मस्कुलर पेन या तो जो नॉन स्पेसिफिक पेन होता है वैसा होता है। ये स्टेजेस में मेरे ख्याल से पोस्चरल कंट्रोल, एक्सरसाइज, मसल स्ट्रेचिंग एंड मसल स्ट्रेंथनिंग, ये सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए। इससे इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये सारी चीजों से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है देन वी शुड मेक एन अटेम्प्ट कि चलो अब नहीं हो रहा है तो एक ESR CRP की रिपोर्ट करा ले, अपने रूमेटोलॉजिस्ट से मिल ले, सो दैट वो बता पाए कि ये इतना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। बट 6 वीक्स तक तो मेनली नॉन स्पेसिफिक पेन ही होते हैं। राइट। Vishnu sir, last में will you be sharing something to all the patients? हाँ, definitely. First, thanks for inviting us. काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, काफी अच्छे। कुछ चीजें जो मैं जस्ट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूँगा। देखिए, हमारी जो बीमारियां हैं विद ऑल डिजीज, ऐसा नहीं एंकलोजिंग, हम जो भी डिजीज से हम लोग करते हैं वो रूटीन बीमारियां नहीं है, लंबी बीमारियां हैं। 2020 के मैचेस नहीं होते, टेस्ट होते हैं, लंबे टाइम पेशेंट के साथ डील करना पड़ता है। हम भी में हर चीज देखनी पड़ती है। हमें ये भी देखना पड़ता है कि आप में इम्प्रूवमेंट भी आना चाहिए, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपको साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और साथ में मेडिसिन और एक्सरसाइज कैसे कंबाइन करना है वो भी देखना पड़ता है। तो और एंड देयर आर ट्रीटमेंट अवेलेबल। जब मैंने आज से 10 साल पहले की जब मैं बात करूं, जब मैं इसमें नया था और अभी में, मैं 10 साल में मैं कह सकता हूं कि ट्रीटमेंट में बहुत चेंजेस आ गया। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट डिजीज होता था शुरू में, क्योंकि हम पेन किलर्स के अलावा और कुछ दे ही नहीं पाते थे पेशेंट को, पेन किलर एक्सरसाइज। पर डेफिनेटली अभी जैसे जैसे आगे ट्रीटमेंट अवेलेबल हो रहे हैं, स्पेशली जैसे बायोलॉजिक्स आ रही है, बायोलॉजिक्स में अदर ऑप्शंस आ रहे हैं, और अभी आगे के नए मॉलिक्यूल जैक्स आ रहे हैं, दे आर वेरी प्रॉमिसिंग मॉलिक्यूल्स। मैं आप सबको ये कहूंगा कि ठीक है, हम लोग क्योर नहीं कर सकते, बट देयर आर ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल। हम लोग आपको बेस्ट ऑप्शन बता सकते हैं, उनको ट्राई कीजिए। कि इससे मुझे ये हो जाएगा, इससे मुझे ये हो जाएगा। बल्कि आप ये सोचिए, अगर मैंने अभी लिया, बीमारी रोक के रखा, तो आगे और भी अच्छी ऐसी दवाई आ सकती है जिससे कि मैं क्योर ही हो जाऊं। इवन वी होप सो कि आगे ऐसी दवाइयां हैं जिससे क्योर हो जाए, पर जब तक वो नहीं होता तब तक हमें जो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है वही आपको देना पड़ेगा। तो दवाइयों से मत डरिए, बीमारी से डरिए। अगर आप बीमारी को समझ के इलाज कराएंगे, दोनों चीज ध्यान में रखेंगे, बीमारी के साइड इफेक्ट भी, दवाइयों के साइड इफेक्ट भी, तो कुछ भी नहीं होगा। रादर आप एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस बीमारी से डील कर पाएंगे। थैंक यू सर। रुत्विज सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू विष्णु सर। परफेक्ट। सभी पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। विष्णु सर, रुत्विज सर, थैंक यू वंस अगेन। हमारा अभी जो नेक्स्ट सेशन है वो 26 मई को है। उसमें ऑप्थेमोलॉजिस्ट आने वाले हैं, डॉक्टर अनुपमा व्यास और डॉक्टर अनुज शुक्ला, तो इनके साथ सेशन है। तो प्लीज आप सब हमारे साथ जुड़िए। एंड सेशन के बाद में अंतर्ध्वनि की व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ फीडबैक के लिए, तो प्लीज आप वो फिल कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी वंस अगेन।